आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एविडेंस पे लैंडमार्क जजमेंट जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। साइटेशन है 2023 INSC 1030। केस का नाम है विजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डिसाइड हुआ है 29 नवंबर 2023। केस का नाम एक बार फिर से देखिए, विजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। जजमेंट पास किया गया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल जी के द्वारा। इस केस में 3 इश्यूज़ के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। हमारा मेन कंसर्न है सेकंड इशू के रिगार्डिंग में, लाइक कैन अ कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट बी एड्यूस्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस व्हेन द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इन पोजीशन ऑफ द पार्टी। तो क्या हम सेकेंडरी एविडेंस एड्यूस कर सकते हैं जब हमारे पास ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इन पोजीशन ऑफ द पार्टी? पार्टी के पोजीशन में यदि ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो क्या उसका सेकेंडरी एविडेंस वो लीड कर सकता है? आप बस इन्फॉर्मेशन के लिए समझ सकते हैं कि इशू नंबर 1 किसी से रिलेटेड था। इट वाज रिलेटेड विद द सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। और इसके हिसाब से क्या था, 35 के अकॉर्डिंगली किया था कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट 35 स्टैम्प एक्ट के हिसाब से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे स्टैम्प लगना यदि ज़रूरी है उस टाइम के हिसाब से और स्टैम्प उस पर नहीं लगा हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट का आप कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ द केस कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इंटर करते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल में 4 फैब 1998 में, जिसमें प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट बेसिकली प्लेंटिफ सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और वहाँ पे ये लीड करना चाह रहे हैं अपना सेकेंडरी एविडेंस। तो एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, बट उस केस में फिर ये ऑब्जेक्शन उठता है कि एज इट वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ था तो आप सेकेंडरी एविडेंस लीड नहीं कर सकते। बट प्लेंटिफ का यहाँ पे कंटेंशन था कि उस टाइम ये कंप्लाइंसेस की ज़रूरत थी ही नहीं। सो दिस वाज द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस जो मुझे समझाना था। हमारा मेन काम है यहाँ समझना कि सेकेंडरी एविडेंसेस के रिगार्डिंग में क्या लैंडमार्क चीज़ें यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई हैं। इसमें लर्नर सीनियर काउंसिल डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भी थी जिन्होंने जो अपीयर हुई है। 35 स्टैम्प एक्ट एक बार आप देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इन एडमिसिबल इन एविडेंस। तो एक डॉक्यूमेंट जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि इस इंस्ट्रूमेंट को स्टैम्प होना चाहिए और नहीं हुआ है, सो एविडेंस में आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप दैट इज़ इन एडमिसिबल एविडेंस। एंड ये बेसिकली दीज आर द डिटेल क्या क्या इसमें हुआ था कि लाइक अब इसमें एक चीज़ है, you will I'm just coming to the cases of CT। यहाँ पे आप एक केस देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन CIT वर्सेस वाटिका टाउनशिप reiterate this principle that the amendment that create right and obligation are generally prospective in nature। बिकॉज हुआ क्या था कि स्टैम्प पहले वो इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किया था जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद अमेंडमेंट होता है और उसमें होता ही है कि रिक्वायरमेंट अब चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन, यदि आपको राइट उसमें से वैलिडेट कराने हैं तो। सो दैट्स वाई ये समझा रहे हैं कि यदि कोई भी इशू जिसमें राइट एंड ऑब्लिगेशन का क्वेश्चन है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होती है। So question was also with respect to the retrospective effect of that thing। So before proceeding with the section इन्होंने क्या किया, 61 के बारे में एक बार सेक्शन का रिकैप कर लेते हैं। 61 में क्या बोला है कि एक डॉक्यूमेंट को आप प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस दोनों के थ्रू प्रूव कर सकते हो। 62 में ऑब्वियसली बताया प्राइमरी एंड 63 इज़ अबाउट द सेकेंडरी एविडेंस। क्या है सेकेंडरी एविडेंस? तो इसमें लिस्ट दिया गया है, लाइक सर्टिफाइड कॉपीज़ है या कॉपी कोई मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई है तो, या कॉपी जब आप कंपेयर करो विद द ओरिजिनल। 4th इज़ अबाउट द काउंटर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड 5th इज़ अबाउट द ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सो बाय द सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। सो ये सारी कैटेगरी फॉल करती है 63 में। 65 सिचुएशन बता रहा है कि कौन से सिचुएशन में आप दे सकते हो सेकेंडरी एविडेंस। तो पहला मेन इंपॉर्टेंट हमारे जिसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन पोजीशन और पावर ऑफ द पर्सन
अगेंस्ट whom द डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव। जिसके अगेंस्ट में आप डॉक्यूमेंट प्रूव करना चाह रहे हो ओरिजिनल उसी के पास है, तो आप तो ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस प्रूव कर ही नहीं सकते हो। और ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ द रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 66 सच अ पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। 66 में नोटिस सर्व की जाती है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की, बट यदि कंप्लायंस नहीं होता देन यू आर इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी एविडेंस। बी इज अबाउट द कोई एग्जिस्टेंस कंडीशन या कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग। जिसके अगेंस्ट में प्रूव करना चाह रहे हो वो उसने एडमिट ही कर लिया राइटिंग में। नंबर सी इज अबाउट कि ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड हो चुका है। डी इज द केस कि ये इजीली मूवेबल नहीं है। 4 इज ई इज अबाउट द पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि 74 में आ रहा है। एफ इज समथिंग जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसकी विच इज सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट ने अलाउ कर दिया एज पर द 91 और 92 कि आप इसका सेकेंडरी एविडेंस लीड कर सकते हो। जी इज अबाउट द ओरिजिनल कंसिस्टेंट ऑफ न्यूमरस अकाउंट। काइंड ऑफ जी में क्या होता है कि एज अ जनरल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन हमको चाहिए, एक पूरा समरी चाहिए उसके रिगार्डिंग में। सो दिस इज अबाउट द 65 में दिया है केसेस जहाँ पे आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ ये केस आप समझिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जजमेंट है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस पुरिया। 5 जजेस बेंच थी जिसमें सिंपल समझाया कि लाइक प्राइमरी जो एविडेंस होगा दैट लॉ रिक्वायर टू बी गिवन फर्स्ट। इसमें जो बताया कि जो प्राइमरी जो लॉ होना चाहिए, फॉर्मर बीइंग दैट द लॉ रिक्वायर टू गिवन फर्स्ट, द लेटर बीइंग एविडेंस दैट मे बी गिवन इन द absence ऑफ दैट ओरिजिनल एविडेंस व्हेन अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स absence हैज़ बीन गिवन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सबसे पहले आपकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि आप प्राइमरी एविडेंस दें, देन आपकी सेकेंडरी ड्यूटी बनती है कि यदि प्राइमरी नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस लीड करें। नाउ द टर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस अप्लाई टू द काइंड ऑफ प्रूफ दैट मे बी गिवन टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। 63 में जब आप देखेंगे 63 में कौन से वर्ड, एक मीन्स भी वर्ड की यूज़ किया गया है एंड इंक्लूड वर्ड भी यूज़ किया गया है, राइट। ना मेन इंपॉर्टेंट पैरा नंबर 33 पे है। पैरा 33 पे आप ये मार्क कर लीजिए। पैरा 33 पे है जहाँ पे इन्होंने समरी पूरा समराइजेशन किया है कि सेकेंडरी एविडेंस को आपको कैसे लीड करना है। सो आफ्टर perusing वेरियस जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट वी डिड्यूस द फॉलोइंग प्रिंसिपल रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस। पहला पॉइंट क्या होता है कि लॉ रिक्वायर दैट द बेस्ट एविडेंस टू बी गिवन फर्स्ट, दैट इज द प्राइमरी एविडेंस। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस होता है, उसमें सबसे पहला रूल है कि आपको प्राइमरी एविडेंस ही लीड करना है। देन 63 प्रोवाइड करता है कि अ लिस्ट ऑफ द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस एज अ सेकेंडरी एविडेंस व्हेन विच इज एडमिसिबल ओनली इन द absence ऑफ प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी ड्यूटी है बनती है प्राइमरी एविडेंस लीड करने की, प्राइमरी एविडेंस नहीं है सो एज पर द सेक्शन 63 जो भी उसमें मेंशन है उनको आप देंगे एज अ सेकेंडरी एविडेंस। Now if the original document is available, it has to be produced and proved in the manner prescribed। यदि अवेलेबल है तो आपको प्रोड्यूस करना होगा इसको, प्राइमरी एविडेंस की तरह प्रूव करिए। सो लॉन्ग एज द बेस्ट एविडेंस इज विद इन द पोजेशन और कैन बी प्रोड्यूस और कैन बी रीच्ड, नो इन्फीरियर प्रूफ कुड बी गिवन। सो आपके पास प्राइमरी एविडेंस है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप सेकेंडरी एविडेंस लीड करिए, आप प्राइमरी एविडेंस ही आप कोर्ट में दीजिएगा। नाउ 4 में क्या लिखा है कि अ पार्टी मस्ट एंडेवर टू एड्यूस प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट एंड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस विल सेकेंडरी एविडेंस विल बी admissible. The exception are designed to provide relief when a party is genuinely unable to produce the original through no fault of that party. पार्टी की फॉल्ट नहीं है, ओरिजिनल उसके पास है नहीं, केस को प्रूव करना है, तो ऑप्शन क्या है, सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस लीड करने का, उसके लिए कोर्ट ऑथराइज कर रही है। Now, when the non-availability of the document is sufficiently and properly explained, एक डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं, उसके लिए आप सबसे सफिशिएंटली एक्सप्लेन करिए, देन द सेकेंडरी एविडेंस कैन बी अलाउड। 6 पॉइंट इज सेकेंडरी एविडेंस कुड बी गिवन व्हेन द पार्टी कैन नॉट प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एनी रीजन
नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज डिफ़ॉल्ट और नेग्लेक्ट। जब उसकी कोई गलती ही नहीं है, कोई उसका फॉल्ट नहीं है, सो उस केस में, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उस केस में वो सेकेंडरी एविडेंस के लिए कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है। Now, when the copies are produced in the absence of the original document, they become good secondary evidence. Still, there must be foundational evidence that the alleged copy is true copy of the original. So, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी एविडेंस दे दिया तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, आपको ये उसमें शो करना होगा कि दैट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। नाउ point number 8 is about the before producing secondary evidence. Hold on. Before producing secondary evidence of the content of the document, the non-production of the original must be accounted for in manner that can bring it within one or other of the cases provided for in this section. सो आप क्यों नहीं प्रोड्यूस करना क्यों नहीं ये आपको प्रूफ करना होगा ना कि ओरिजिनल आप अनेबल हैं प्रोड्यूस करने के लिए। Now, 9 point is about the mere production and marking of the document as an exhibit by the court cannot be held to be due proof of its content. Simply कोर्ट ने यदि उसे एग्जिबिट बना दिया, सो दैट इज नॉट अ ड्यू प्रूफ ऑफ इट्स कंटेंट, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सो दैट इज अबाउट द सेकेंडरी एविडेंस, जहाँ पे हमको उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करना है। उस केस में आपको प्रूव करना होगा कि दैट एज पर द लॉ इट इज़ अलाउड। सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट जो कोर्ट ने इसको समराइज़ किया। आप ये वही सारे पॉइंट इसमें रिआइटरेट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट केस जहाँ पे कोर्ट ने समराइज़ किया कि सबसे पहले आपको प्राइमरी एविडेंस लीड करना पड़ेगा, ये बिल्कुल नेचुरल रूल है। प्राइमरी एविडेंस नहीं है तब आपको सेकेंडरी एविडेंस में जाना पड़ेगा, और उसमें भी सेकेंडरी एविडेंस ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया तो वो प्रूफ मान लिया जाएगा, इवन दो यू हैव टू प्रूव इट, और पार्टीज़ का फॉल्ट नहीं होना चाहिए उस केसेस में। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो कोर्ट ने ये प्रोड्यूस किया है। सो दिस वॉज द केस, दिस वॉज शिवानंद शुक्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम लीगल लेंस। थैंक यू।